अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन। आज हमारी फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। और सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर को शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि परमिएबल मेम्ब्रेन और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है। तो एक ऐसी मेम्ब्रेन होगी जिसमें क्या होगा, एक स्मॉल पोरस नेटवर्क्स बने होंगे। पोरस नेटवर्क का अरेंजमेंट होगा और उसमें से क्या होगा कि वो पोरस जो स्ट्रक्चर होंगे वो इसलिए होंगे कि अगर आप उसमें से सॉल्यूशन को पोर कर रहे हो उस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर सॉल्यूशन को डाल रहे हो, तो सॉल्यूशन में जो दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट, दूसरा होता है सल्यूट। तो उस पोर वो जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के पोर्स होते हैं उनका साइज़ उस हिसाब से बनाया जाता है कि उसमें से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स पास हो जाए और सल्यूट के पार्टिकल्स पास ना हो पाए। मतलब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में उन पोर्स का साइज़ बड़ा बनाया जाता है और सल्यूट के पार्टिकल्स के कंपैरिजन में उन पोर्स का साइज़ जो है वो छोटा बनाया जाता है। तो ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें से सिर्फ और सिर्फ सल्यूट के पार्टिकल्स पास हो जाएं, सॉल्वेंट के ना हों, सॉल्वेंट के हो जाएं और सल्यूट के पास ना हों। सिर्फ और सिर्फ किसके पार्टिकल्स पास होंगे? सॉल्वेंट के। सल्यूट के पास नहीं होंगे। उस मेम्ब्रेन को बोला जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। शॉर्टकट एसपीएम से मैंने लिख दिया। अब परमिएबल मेम्ब्रेन कौन सी होती है? तो परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होगी जिसमें अगर उसमें भी पोर्स बने होंगे, स्मॉल पोर्स का नेटवर्क होगा और उसमें अगर आप सॉल्यूशन को पोर करते हो, डालते हो, तो दोनों पार्टिकल्स पास हो जाएंगे, सल्यूट के भी और सॉल्वेंट के भी। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ठीक है, ये फोर्थ प्रॉपर्टी थी ऑस्मोटिक प्रेशर और ये आगे ऑस्मोसिस की डेफिनेशन है कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम इन दो जो मैंने बीकर्स लिए हैं इनकी हेल्प से हम दो इस ऑस्मोसिस को समझेंगे। तो यहाँ पर ये एक बीकर है और बीकर के सेंटर में मैंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी। ठीक है, और इस साइड मैंने पेयर सॉल्वेंट ले लिया और इस साइड मैंने सॉल्यूशन ले लिया। पेयर सॉल्वेंट में एक ही कंपोनेंट के मॉलिक्यूल जैसे सॉल्वेंट ही है और यहाँ पर दो कंपोनेंट्स हैं, ब्लू और रेड से मैंने शोन किया हुआ है। ठीक है जी। अब जो पेयर सॉल्वेंट है इसमें से क्या होगा, अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में मैंने क्या बोला कि सिर्फ क्या होगा, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स पास करेंगे, वो पोर है ना, उन पोर से पास हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर इसका मतलब जो फ्लो होगा वो इस पेयर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ होगा, ऐसे। ठीक है, तो ठीक है, अब यहाँ पर सॉल्यूशन में भी तो सल्यूट के पार्टिकल्स हैं और सॉल्वेंट के भी हैं। तो क्या यहाँ से यहाँ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स यहाँ इधर फ्लो नहीं करेंगे? है ना, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो हाँ करेंगे, लेकिन बहुत कम अमाउंट में। क्यों? क्योंकि ऑस्मोसिस हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है। अब ज़्यादा अमाउंट सॉल्वेंट की इधर प्योर सॉल्वेंट में है, इस साइड है, इसीलिए इस तरफ से इस तरफ फ्लो होगा, ना कि इस तरफ से इस तरफ। इस तरफ से अगर इस तरफ होगा भी तो वो बहुत कम, नेग्लिजिबल। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। चलिए अब एक और बीकर लेते हैं और इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने डिल्यूट सॉल्यूशन ली और यहाँ पर मैंने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ली। अब सबसे पहले सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, ये टर्म हमें पता होने चाहिए। तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है कि उस सॉल्यूशन के अंदर आपने सल्यूट की अमाउंट कितनी ली है। अगर आपने ज़्यादा सल्यूट लिया है तो वो सॉल्यूशन हो जाएगी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और अगर आपने सल्यूट बहुत कम लिया है और सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है तो वो सॉल्यूशन हो जाएगी डिल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है जी।
अब डिल्यूट सोल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट है वो बहुत ज़्यादा होगा और सोल्यूट बहुत कम होगा। मतलब इस तरफ सोल्यूट जो है वो कम है और सॉल्वेंट ज़्यादा है, और इस तरफ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट बहुत ज़्यादा है और सॉल्वेंट कम होगा। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पास करेंगे, फ्लो करेंगे, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाएंगे, तो इस तरफ से इस तरफ जो है वो फ्लो होगा किसका, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, तो यही चीज़ है स्पॉन्टेनियस फ्लो जो है सॉल्वेंट का थ्रू आ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक पेयर सॉल्वेंट से एक सोल्यूशन में या फिर एक डिल्यूट सोल्यूशन से एक कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में, इसी को बोला जाता है ऑस्मोसिस। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर सिंपल वर्ड्स में देखें तो ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब देखो, फ्लो होता रहेगा कंटिन्यूसली, इधर से इधर फ्लो होता रहेगा और कुछ कम अमाउंट में बिल्कुल नेग्लिजिबल यहाँ से इधर भी फ्लो होगा, है ना। अब मुझे अगर ऑस्मोसिस रोकनी है, मुझे बंद करना है ये फ्लो, तो हम जो प्रेशर लगाएंगे उस प्रेशर को बोला जाता है, मतलब ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जाता है दैट इज़ नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे, देखो यहाँ पर दो बीकर हैं और दोनों बीकर में, एक बीकर में सोल्यूशन है, एक बीकर में प्योर सॉल्वेंट है, और इस बीकर में सोल्यूशन वाले में एक पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर बीच में ये जो ब्लैक है ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है जी, अब यहाँ पर सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा है, अमाउंट ज़्यादा है, और ये सोल्यूशन है, यहाँ पर सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होंगे। तो अब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होगा, तो इधर से फ्लो करेंगे, ठीक है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इस वाले बीकर में आएंगे। ठीक है, अब एक पॉइंट ऐसा होगा कि जब मैं क्या करूँगी, प्रेशर लगाऊंगी, ये पिस्टन लगा हुआ एक्सटर्नल प्रेशर दूंगी, और जब प्रेशर लगाऊंगी इस सोल्यूशन पे, तो ये जो ऑस्मोसिस का फिनोमिनन है ये रुक जाएगा। मतलब जो फ्लो है सॉल्वेंट का सॉल्यूशन के अंदर, जब दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे के साथ, एक दूसरे से सेपरेट हैं थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो इसी को बोला जाता है ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ ये चीज़ लिखी हुई है, ऑस्मोटिक प्रेशर मे बी डिफाइंड एज द एक्सटर्नल प्रेशर which should be applied to the solution in order to stop the phenomenon of osmosis। तो ये चीज़ लिखी हुई है कि ऑस्मोटिक प्रेशर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वो एक्सटर्नल प्रेशर जो हम अप्लाई कर सकते हैं सोल्यूशन में, ताकि हम ऑस्मोसिस के फिनोमिनन को स्टॉप कर सकें। ठीक है, दैट इज़ टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इन द सोल्यूशन, ताकि हम इस जो सॉल्वेंट का फ्लो है इस सोल्यूशन के अंदर इसको रोक सकें। When the two solutions are separated, जब दोनों सोल्यूशन किससे अलग की गई हो, कैसे सेपरेट की गई हो, बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो चलिए अब ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और परमिएबल मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब सारी की सारी जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रही हैं, ठीक है, वो सारी की सारी किसके साथ डील कर रही हैं, सल्यूट के पार्टिकल्स के साथ तो डील कर रही हैं, और सल्यूट के पार्टिकल्स के साथ कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स इनकी, मतलब कौन सी कंसंट्रेशन टर्म इसके साथ रिलेट करती हैं, मोलैलिटी और मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सारे जो हमने पढ़ के आए हुए हैं। ठीक है, तो वो सारी की सारी सल्यूट के साथ डील करती हैं। ठीक है, और जो सल्यूट पे डिपेंड करती हैं प्रॉपर्टी, जो सल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, वो कौन सी होती हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो इसका मतलब ये ऑस्मोटिक प्रेशर भी कौन सी प्रॉपर्टी है, कोलिगेटिव। चलिए अब हमने हर एक जो जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, लास्ट में हम मॉलिक्यूलर मास की कैलकुलेशन करते हैं, जो जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं उसके थ्रू। तो कैलकुलेशन, अब ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इसको पाई से डिनोट किया जाता है। तो कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर पाई। ठीक है, अब किसी भी डिल्यूट सोल्यूशन के लिए जो मोलर एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, किसी भी डिल्यूट सोल्यूशन के लिए एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैरिटी। ठीक है, अब जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा आर, जिसको बोला जाता है गैस कांस्टेंट। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया, आप ये भी लिख सकते हो, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी। ठीक है, कि मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डायरेक्टली एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोलरिटी के। अब यहाँ पर पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, आर क्या है, गैस कांस्टेंट, सी क्या है, मोलरिटी, टी क्या है, टेम्परेचर। अब हमें पता है कि मोलरिटी क्या होती है, हम कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ के आए। तो मोलरिटी का मतलब क्या होता है, किसी 1 लीटर
किसी भी 1 लीटर सॉल्यूशन की किसी 1 लीटर वॉल्यूम की सॉल्यूशन में, तो मोलरिटी क्या होती है, मान लो ये कोई सॉल्यूशन है, तो किसी सॉल्यूशन के 1 लीटर वॉल्यूम है, इसका 1 लीटर वॉल्यूम है, तो किसी सॉल्यूशन के 1 लीटर वॉल्यूम में कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट है, मतलब किसी सॉल्यूशन के 1 लीटर वॉल्यूम में, मान लो ये कोई सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन के 1 लीटर वॉल्यूम में, ठीक है, 1 लीटर वॉल्यूम में कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट है, इसी को क्या बोला जाता है, मोलरिटी। तो हम ये नंबर ऑफ मोल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सोल्यूट के को, N2 से, तो यहाँ पे लिख दिया C क्या है, मोलरिटी इज इक्वल टू N2 अपन वॉल्यूम, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर N क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, 2 लगा दिया, N1 सॉल्वेंट के लिए था और N2 किसके लिए था, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट के लिए, और वॉल्यूम जो है ये क्या, V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अब यहाँ से जो अब हमें N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पता है किसके बराबर होता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, तो ये लिखा हुआ है M2 अपन W2 अपन M2, तो W2 क्या है, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, और M2 क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। अब ये बन गई इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंबाइन जब करें, कंबाइन क्या करेंगे, ये कि यहाँ इक्वेशन नंबर 2 से ये जो इक्वेशन नंबर 2 की N की जो वैल्यू आई, इसको इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, C इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू V, तो ये चीज़ हमने लिख दी यहाँ पर, W2 अपॉन M2 इंटू V। अब क्या करेंगे, ये C की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई। अब C की वैल्यू जब निकल के आ गई तो हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन 1, इस C की वैल्यू को इक्वेशन नंबर यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, N की जो C की वैल्यू हमारे पास निकल के आई, C इजिकल टू W2 अपन M2 इंटू V, इसको इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 नॉट 1 एंड दिस इज 3 नॉट 2, ठीक है, पहले लिख दिया था गलती से, ये इक्वेशन नंबर 1 ये है। तो अब क्या करेंगे हम कि इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू डालेंगे C की, तो C की जगह क्या आ जाएगा, W2 अपन M2 इंटू V, तो C की जगह हमने लिख दिया पाई वैसा का वैसा, पाई वैसा का वैसा, और W2 अपन M2 इंटू V, ये C की वैल्यू, और यहाँ पे RT अभी बच रहा है तो R इंटू T। अब इस वाली इक्वेशन से हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हैं M2, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, थोड़ी आसानी के लिए इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर ले आएंगे। ये ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा इसको इधर लेके जाके ही निकाल सकते हो, अदरवाइज़ नहीं निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, निकल सकता है, लेकिन आसानी के लिए हम ऐसा करते हैं। तो M2 इजिकल टू W2 इंटू R इंटू T अपॉन पाई इंटू V। अब ये बन गई इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4 ये दर्शा रही है, ये बता रही है कि जो मॉलिक्यूलर मास है वो हम ऐसे निकाल सकते हैं जब हमें ये सारी वैल्यू पता होंगी। और इक्वेशन नंबर, अब इन दोनों का M2 और पाई का रिलेशन कैसा है, इन्वर्स, तो M2 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ये इक्वेशन नंबर 5 होगी। तो इक्वेशन नंबर 5 ये बता रही है कि मॉलिक्यूलर मास जो सोल्यूट का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ऑस्मोटिक प्रेशर के, जितना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा उतना ज़्यादा उतना कम होगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, या जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट होगा उतना कम क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिए अब यहाँ पर एक चीज़ ये हमें डिस्कस करनी है कि ये जो डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है ऑस्मोसिस में, इसका वॉल्यूम कम क्यों है, इसका ज़्यादा क्यों है। इसके पहले हम एक चीज़ देखते हैं, हमने अभी तक 4 कोलिगेटिव्स प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, ठीक है। अब 4 की 4 इफेक्टिव हैं, लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सी, सबसे ज़्यादा यूज़फुल कौन सी है नॉट, ठीक है, सबसे ज़्यादा किसका मतलब किसको हम यूज़ करते हैं, तो सबसे ज़्यादा हम ऑस्मोटिक प्रेशर को यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि जो बहुत सारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं वो हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करते, तो ये रूम टेम्परेचर पे हम ऑस्मोसिस आराम से कर सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर आराम से कर सकते हैं, ठीक है, तो इसीलिए ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। तो चलिए अब हम देखते हैं ये ऐसा क्यों है कि ऑस्मोसिस में। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए, चलो इतना हो गया, अब यहाँ पे देखो ऑस्मोसिस के केस में जो डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो पेयर सॉल्वेंट है इसका वॉल्यूम कम है और जो सोल्यूशन है उसका वॉल्यूम ज़्यादा है, वहीं जो डिल्यूट सोल्यूशन है उसका वॉल्यूम कम है और कंसनट्रेशन सोल्यूशन का वॉल्यूम
ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों? तो बच्चे ये बाद वाली डायग्राम है, पहली वाली ऐसे होगी सेम। अगर मैं इसकी यहाँ पे बनाऊँ तो ये ऐसे ऐसे, यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट, यहाँ पर सोल्यूशन, और इसकी भी सेम ऐसे ही होगी, ठीक है। यहाँ पर प्योर डिल्यूट सोल्यूशन और यहाँ पर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, दोनों का वॉल्यूम सेम सेम होगा, दोनों एक जैसे होंगे। अब ये फॉल क्यों हुआ यहाँ और यहाँ, मतलब ये कम क्यों हुई? ये इसलिए क्योंकि यहाँ से प्योर सॉल्वेंट जो है वो फ्लो होके सोल्यूशन में जा रहे हैं, तो सॉल्वेंट कम हो रही है ना, और सोल्यूशन में सॉल्वेंट बढ़ रहा है तो इसका वॉल्यूम रेज करेगा। इसी तरह डिल्यूट सोल्यूशन से भी सॉल्वेंट फ्लो होके कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में जा रहे हैं, तो डिल्यूट सोल्यूशन में सॉल्वेंट की कमी आ रही है तो वॉल्यूम फॉल करेगा, और वहीं कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में वॉल्यूम जो है वो मतलब अमाउंट ज़्यादा हो रही है तो वॉल्यूम रेज करेगा, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।